नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IS स्क्वायर यूट्यूब चैनल पे। आज है 25 सितंबर 2025 और 25 सितंबर 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो की एक खास विशेषता है कि जितने भी प्रश्न लिए गए हैं उससे संबंधित 360 डिग्री में आपको उसका डिस्कशन लास्ट 6 मंथ का जो भी रिलेटेड करेंट अफेयर्स होगा इसका डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही यदि किसी देश का नाम आता है तो उस देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैप के दृष्टिकोण से हो सकता है, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से हो सकता है, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से हो सकता है, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से हो सकता है, उन सभी क्वेश्चनों को, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है कि तमिलनाडु में शुरू की गई TN सोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द TN सोर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन तमिलनाडु? सबसे पहले बात आती है कि TN सोर वर्ड किसको संदर्भित करता है? अर्थात तट को संदर्भित करता है। और तट पे क्या होगा? तो तट पे कृषि को बढ़ावा नहीं, तटीय अर्थव्यवस्था को, प्राकृतिक प्रतिरोधकता को मजबूत करना, ये सही आंसर है। इसका ऑप्शन बी जो है, तटीय अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक प्रतिरोधकता को मजबूत करना, टू स्ट्रेंथन कोस्टल इकोनॉमी एंड नेचुरल रिजिलियंस, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसका सही आंसर क्या हो गया? तो तटीय अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक प्रतिरोधकता को मजबूत करना इसका सही आंसर है। बात आती है तमिलनाडु TN सोर योजना की मिशन का। तो तमिलनाडु कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन है, इसका प्रारंभ किया गया है। हाल फिलहाल में ये चर्चा में था। TN सोर तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि और प्रतिरोधकता किस बात की? तो जैसे ही चक्रवात या साइक्लोन आता है तो ये सभी जितने भी मैंग्रोव ट्री है ये इसे प्रतिरोध करता है, रेसिस्टेंट करता है। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का उपाय शामिल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव ट्री लगाया जाएगा तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करेगा। साथ ही मछली पालन और तटीय कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय समुद्री जैव विविधता की रक्षा होगी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मानकों के अनुसार परियोजना है यह। तो इसे याद रखेंगे। क्या है? TN सोर परियोजना मिशन किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा। देखते हैं तमिलनाडु जब आया है क्वेश्चन में, तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है लास्ट 6 मंथ के अंदर, ये सभी देखेंगे। यदि प्रश्न पूछा जाए किस राज्य ने मेयोनीज पर 1 साल का प्रतिबंध लगा और किस चीज़ का? कच्चे अंडे से बने मेयोनीज पर, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और प्रश्न यदि आएगा कि 2024-25 में कितने % आर्थिक वृद्धि के साथ सबसे तेज विकास वाला राज्य रहा? तो 9.69% तमिलनाडु से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कुंभकोनम पान और थोवलई माला को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। उसका शुभंकर क्या था? वीरा मंगई। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज भूमि कर अधिनियम 2024 लागू किया गया है ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके? तो यह तमिलनाडु है। याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका द्वारा H1B वीजा, ध्यान रखेंगे कौन सी वीजा? H1B वीजा शुल्क बढ़ा दिया गया है। अर्थात यदि आप अमेरिका जाने का वीजा लेते हैं तो अभी आपको ज़्यादा शुल्क अदा करना होगा। यदि ऐसा कुछ है तो यह भारत पे क्या असर उत्पन्न करेगा? व्हाट अपॉर्चुनिटीज विल अराइज फॉर इंडिया ड्यू टू द US इंक्रीजिंग H1 वीजा फीस? तो फी जो बढ़ा दिया है इससे क्या होगा? यदि अभी ज़्यादा पैसा लग रहा है वीज़ा बनाने में तो इससे होगा क्या? जो भारतीय लोग हैं, इंडियन पीपल्स है, ये कम जाएंगे अमेरिका। जब कम जाएंगे तो प्रतिभा का जो पलायन होता था, ध्यान रखेंगे, प्रतिभा का पलायन रुकेगा। जब प्रतिभा का पलायन रुकेगा, ड्रेनेज ऑफ मेरिट रुक जाएगा, अर्थात प्रतिभा का पलायन नहीं होगा। तो इससे होगा क्या? तो यहाँ भारत में ही लोग रहेंगे। इससे घरेलू नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगा, अर्थात भारत का प्रतिभा भारत में ही रह जाएगा। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या किसके फी में वृद्धि किया है? H1B वीजा के फी में वृद्धि किया है। देखते हैं इससे रिलेटेड अन्य प्रमुख तथ्य। बात आती है H1B वीजा की, तो ये इससे होगा क्या? घरेलू नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। साथ ही H1B शुल्क वृद्धि से विदेशी नौकरी की लागत बढ़ जाएगी। प्रतिभाशाली भारतीय पेशेवर देश में ही बने रह सकते हैं। घरेलू स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा। सरकार और निवेश करेंगे और नए अवसर बनाएंगे।
बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका से संबंधित कुछ 5 प्रमुख करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाएगा अमेरिका ने हाल ही में किस कंपनी पर एंटी ट्रस्ट लॉ अविश्वास कानून का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा दायर किया था? तो एप्पल कंपनी। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान, जिसे बार्क कहते हैं शॉर्ट में, सहित 3 भारतीय सुविधाओं पर प्रतिबंध हटा लिया है ये। और अमेरिकी सदन ने ट्रांसजेंडर जो छात्र होते हैं, ट्रांसजेंडर छात्रों के महिलाओं के खेल में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। यदि प्रश्न पूछा जाए किस देश ने लगाया है, तो अमेरिका ने लगाया है। अमेरिका की जो कंपनी है नासा ने सोलर तूफान अर्थात सोलर फ्लेयर जो होता है पर नज़र रखने के लिए अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी के लिए 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं। अमेरिका ने कोपा अमेरिका 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो जाता है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है सरफेसी अधिनियम किससे संबंधित है? ये अधिनियम है, एक्ट है, किससे है? सरफेसी एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, अर्थात जो बैंक ऋण वसूली और पुनर्गठन होता है, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक लोन, इससे संबंधित है। अर्थात जो ऋण बकाया रह जाता है, जो एनपीए घोषित हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित हो जाता है, उनके वसूली के लिए, उन्हें पुनर्गठित करने के लिए एक अधिनियम आया, जिस अधिनियम का नाम है सरफेसी अधिनियम 2002 में यह अधिनियम आया था। बात आती है अधिनियम की, सरफेसी अधिनियम की, तो बैंक ऋण और वसूली और पुनर्गठन पर काम करेगा, यह कर रहा है यह, और बैंकों को ऋण वसूली की शक्ति देता है यह अधिनियम। यह अधिनियम 2002 में लागू हुआ और एनपीए को घटाने में, अर्थात यदि आप लोन लेते हैं और समय से जमा नहीं करते तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है, अर्थात एनपीए घटाने में यह मदद करता है यह एक्ट, यह अधिनियम। और ऋणदाता का संपत्ति जब्त किया जा सकता है इसमें, और कृषि और छोटे ऋण इससे मुक्त है। बात आती है अधिनियम की, तो ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अधिनियम कैसे होता है? तो सबसे पहले कोई बिल पारित किया जाता है संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, और संसद से पारित होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियम बन जाता है। तो हाल फिलहाल में कुछ अधिनियम बने हैं, इस अधिनियम को ध्यान रखना है। आयकर अधिनियम 2025, ये 1961 का पुराना आयकर कानून बदल करके नए कानून बनाएगा। संविधान का 137वां संशोधन अधिनियम बहुत चर्चा में रहा था। ये गंभीर अपराध में 30 दिन तक हिरासत में रहने पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो कि मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पद से हटाए जा सकते हैं। तो इसका नाम क्या था? तो संविधान संशोधन अधिनियम, अर्थात 137वां संविधान संशोधन अधिनियम 2025। अगला प्रश्न है, अगला जो अधिनियम है वो है भारतीय पत्तन अधिनियम 2025। ये बंदरगाह विकास और राष्ट्रीय योजना के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन करता है। अगला अधिनियम है जन विश्वास संशोधन अधिनियम। छोटे अपराध को आपराधिक श्रेणी से बाहर किया गया और जुर्माने को तर्कसंगत बनाया गया है। अगला है खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2025। खान अर्थात खनन क्षेत्र आधुनिक और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा यह अधिनियम, यह एक्ट। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025, खेल व्यवस्था में पारदर्शिता और खिलाड़ी कल्याण को समर्पित है यह अधिनियम। अगला अधिनियम है बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025। तो पुराना नौवहन कानून, अर्थात जो समुद्र में नौका से, नौवहन से, जहाज से संबंधित कानून है, आधुनिक और डिजिटल बिल ऑफ लैंडिंग को मान्यता दे रहा है यह अधिनियम। तो ये सभी अधिनियम, जितने भी अधिनियम हैं, आपके आगामी जो भी एग्जाम है, चाहे वह बीपीएससी एईडीओ की एग्जाम हो या एसएससी एएसओ का एग्जाम हो या बिहार एसआई का एग्जाम हो, साथ ही सभी अन्य राज्यों के सभी स्टेट पीसीएस यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसे ध्यान से देखें। देखते हैं अगला प्रश्न है कि 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया? कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें कोई घोषणा होती है, और जहां यह सम्मेलन होता है उसी के नाम से इसे घोषणा पत्र नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले जानना है कि 28वें जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था? तो ये विशाखापट्टनम में हो रहा था, और यहाँ जो घोषणा पत्र अपनाया गया है उसी का नाम है विशाखापट्टनम घोषणा पत्र। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह है विशाखापट्टनम में जो ई गवर्नेंस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे सम्मेलन हो रहा था।
देखते हैं इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका सही आंसर हो गया विशाखापट्टनम घोषणा पत्र। और ये ई गवर्नेंस सुधार और डिजिटलीकरण पर जोर दिया गया इस सम्मेलन में। एआई और नई तकनीकी अपनाने की योजना बनाई गई। सभी राज्य और यूटी शामिल थे इसमें, इस सम्मेलन में। डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया गया और जनता की सुविधाओं और पारदर्शिता का ख्याल रखा गया। बात आती है सम्मेलन की और राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात भारत में आयोजित होने वाले सम्मेलन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। तो हाल फिलहाल में जो 2025 में जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सभी को एक लिस्टिंग किया गया है, इसे आप जरूर देखें, इसे एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें आप लोग, आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां संस्करण कहाँ हुआ, तो यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ हुआ, तो रांची में हुआ है। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता कहाँ, तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक कहाँ हुई है, तो पटना बिहार में। और रायसीना डायलॉग 2025 10वां वाला नई दिल्ली में। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये जो विशाखापट्टनम घोषणा पत्र आया है इस किस तकनीकी को ध्यान रखेंगे को ई गवर्नेंस सुधार हेतु तो अपनाने पे जोर दिया गया। विच टेक्नोलॉजी वाज एम्फेसाइज्ड इन द विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन फॉर ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो ध्यान रखेंगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर को अपनाने पर जोर दिया गया। देखते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका सही आंसर हो गया। अन्य तथ्य देख ले तो ई गवर्नेंस को अधिक स्मार्ट बनाना इसका उद्देश्य था। सरकारी सेवा में तेजी लाना, डेटा विश्लेषण और निर्णय में मदद करना और नागरिकों के लिए पारदर्शिता, डिजिटल इंडिया पहल को सशक्त बनाना, ये सभी इनके मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रकार की बैक्टीरिया, याद रखेंगे बैक्टीरिया से संबंधित प्रश्न भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो बैक्टीरिया को नाइटमेयर बैक्टीरिया कहा गया। नाइटमेयर वर्ड से सभी परिचित हो ले पहले। नाइटमेयर है जो रात्रि का जो स्वप्न होता है, एक बुरा सपना, ऐसा वर्ड है। नाइटमेयर वर्ड यूज होता है बुरा सपना के लिए। तो नाइटमेयर बैक्टीरिया कहा गया है किस प्रकार के बैक्टीरिया को, तो ये जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होता है इसे नाइटमेयर अर्थात जो दुस्वप्न होता है इसके जैसा बताया गया इस बैक्टीरिया को। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट होता क्या है, तो शॉर्ट में मैं बता दूं कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जब हम कोई टैबलेट खा रहे होते हैं और उसके कोर्स को पूरा नहीं करते हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया जन्म लेता है। बात आती है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया की, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख ले। कई एंटीबायोटिक से ये लड़ सकते हैं। स्वास्थ्य प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है यह, अर्थात आप कोई भी एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उसका असर नहीं होगा आपके शरीर पे। अस्पतालों में संक्रमण का मुख्य स्रोत है यह। नए दवाओं पर अनुसंधान की आवश्यकता है और वैश्विक स्वास्थ्य अलर्ट का हिस्सा है ये। बात आती है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया से संबंधित कुछ 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं जो हाल फिलहाल न्यूज में था। एक तो पहला यही नाइटमेयर बैक्टीरिया, ध्यान रखेंगे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट MDR जिसे हिंदी में बहु औषध प्रतिरोधी बैक्टीरिया कहते हैं, यह वैश्विक खतरा बताया गया है इसको, इस बैक्टीरिया को। इसके अलावा कोलेस्टीन प्रतिरोधी कोलेस्टीन रेसिस्टेंट ई कोलाई भी है, जिसे भारत और चीन में नई रेसिस्टेंट स्ट्रेन प्रतिरोधी प्रजाति की रिपोर्ट में यह लाया गया है। आगे है साल्मोनेला प्रकोप। यूरोप में खाद्य जनित संक्रमण से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा प्रश्न कि साल्मोनेला प्रकोप से कहाँ लोग संक्रमित हुए हैं, तो यूरोप में। आगे है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तपेदिक अर्थात एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस टीबी। तो भारत में नए XDR टीबी अर्थात एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट अत्यधिक प्रतिरोधी तपेदिक मामला जो है भारत में आया है। ये सभी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक शोध अर्थात प्रोबायोटिक रिसर्च। तो भारतीय शोधकर्ताओं ने लैक्टोबैसिलस आधारित नई स्ट्रेन विकसित किया है। देखते हैं अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस क्षेत्र को सुपर टाइफून राई, तो ये सुपर टाइफून राई द्वारा प्रभावित हुआ, ये है क्या, तो ये साइक्लोन है अर्थात चक्रवात, हिंदी में इसे चक्रवात कहते हैं, ये चक्रवात है। प्रभावित किसको किया है, तो इसका सही आंसर है पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पश्चिमी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। रिसेंटली विच रीजन वाज अफेक्टेड बाय द सुपर टाइफून राई, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर।
तो ये किस देश के आसपास का जगह है? तो ये फिलीपींस और उसके आसपास का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। टाइफून का, साइक्लोन का क्या नाम है? तो सुपर टाइफून राई। तो ध्यान रखेंगे, राई किस महासागर में आया है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आया है। किस देश के आसपास आया है? तो फिलीपींस के आसपास आया है। और इसमें हुआ क्या था? भारी वर्षा और तेज हवाएं चली थी, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे बढ़ गए, राहत और बचाव अभियान चलाए गए और मौसम वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, जरिया बना। बात आती है साइक्लोन या स्टॉर्म की। तो 2024-25 में किस महीने में कौन सा टाइफून या साइक्लोन आया है, स्टॉर्म आया है और कहाँ आया है? प्रभावित क्षेत्र भी देखेंगे, साथ ही नामांकन किस देश ने इसका नाम दिया, ये लेटेस्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा शक्ति साइक्लोन कहाँ, कब? तो मई 2025 में बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्वी तट पे ये टकराया था ये साइक्लोन। और नाम किसने दिया था शक्ति? तो श्रीलंका ने दिया है। अल्फ्रेड मार्च 2025 में नामांकन कहाँ प्रभावित क्षेत्र? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट, और नाम ऑस्ट्रेलिया ही नहीं दिया है। जूद मार्च 2025 में मेडागास्कर और मोजाम्बिक, और प्रभावित जो नामांकन है मॉरिशस। डीके लेडी जो है दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में, ठीक है। और चीडो जो है दिसंबर 2024 में मोजाम्बिक के द्वारा। ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रक्षा विनिर्माण केंद्र विदेश में कहाँ खोला गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। विदेश में खोला गया है, और रक्षा विनिर्माण अर्थात डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट बनाए जाएंगे, ये विदेश में कहाँ खोला गया इसका केंद्र? तो इसका सही आंसर है मोरक्को, ठीक है। तो बात आती है मोरक्को की। तो ये है मोरक्को, जो किस महादेश का? अफ्रीका महादेश का है। और ये है स्पेन, किस महादेश का? तो यूरोप महादेश का है। और बीच में एक जल संधि है, अर्थात जल संधि होता क्या, स्ट्रेट होता क्या है? तो दो जो लैंड मास को अलग करने वाला एक जो संकरा वाटर बॉडीज होता है, इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। ये किन दो भाग को अलग कर रहा है? एक साइड भूमध्य सागर को और एक साइड अटलांटिक महासागर को। और इस भूमध्य सागर का ही एक छोटा सा भाग, इस भाग वाले हिस्से को अल्बरान सी बोलते हैं। अल्बरान सी और अटलांटिक महासागर को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जलसंधि अर्थात स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी हाल फिलहाल के 71st जो बीपीएससी हुआ था, 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है। इस प्रीलिम्स में हॉर्मुज जल संधि के बारे में पूछा था। तो ये जितने भी जल संधि, जल दमनुबंध स्ट्रेट हो जाता है, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो बातें याद रखेंगे, किन दो देशों को अलग कर रहा है? तो स्पेन और मोरक्को, यूरोप और अफ्रीका महादेश के बीच है और महादेश है, और देश में स्पेन और मोरक्को। ध्यान रखेंगे किन दो जल संधि को जोड़ रहा है? तो भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी और अटलांटिक महासागर अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात आती है मोरक्को की। तो मोरक्को दक्षिण अफ्रीका महादेश का एक देश है और इसकी राजधानी है रबात। और इसके आसपास का जो कंट्री है अल्जीरिया है, मारिटानिया है और वेस्टर्न सहारा है। और ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न से पहले इससे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य को देख लें कि रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की गई है मोरक्को के साथ। स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित किया गया है। भारत मोरक्को संबंध मजबूत हुआ, इससे सुरक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग हो रहा दोनों देशों के बीच। निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद होगा। बात आती है कि विदेश में खोले हुए प्रमुख संस्थान। तो हालिया 5 केंद्र जो विदेश में खोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईआईटी मद्रास जो है जंजीबार, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर खोला है जंजीबार, अर्थात जंजीबार है कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महादेश का एक पार्ट है जंजीबार। यहाँ पे तंजानिया में है ये जंजीबार, और तंजानिया में क्या खोला गया? आईआईटी मद्रास का कैंपस खोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है अबू धाबी में खोला गया। अबू धाबी किसका पार्ट है? तो यूएई का पार्ट है। आईआईटी बॉम्बे जो है जापान में एक केंद्र खोला है टोहोक्यो यूनिवर्सिटी में। आईआईटी मुंबई और टोहोक्यो विश्वविद्यालय का सहयोगी शोध केंद्र है ये। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि IIM अहमदाबाद कहाँ अपना कैंपस खोला है? तो दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। टाटा एडवांस सिस्टम कहाँ पे बना है? जो अभी प्रश्न हम लोग देख रहे थे, मोरक्को में भारत की पहली विदेशी स्थापित रक्षा विनिर्माण इकाई है यह। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए
दर्वे पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखेंगे, पोर्टल का नाम है दर्वे पोर्टल। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दर्वे पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आयुष मंत्रालय ने आयुष दवाओं और अनुसंधान डेटा का डिजिटलीकृत संग्रह करने के लिए इसे खोला गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर, आयुष दवाओं और अनुसंधान डेटा का डिजिटलीकृत संग्रह है, डिजिटल रिपोजिटरी जो ऑफ आयुष ड्रग्स एंड रिसर्च डेटा का, ये सही आंसर हो जाएगा। ये है पोर्टल का लोगो, इसे ध्यान रखेंगे। और ये किसके द्वारा, तो किस अवसर पे, तो आयुर्वेदा डे के अवसर पे इसे लॉन्च किया गया, इस पोर्टल को, दर्व पोर्टल को। देखते हैं दर्व पोर्टल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये जो द्रव पोर्टल है, इस द्रव पोर्टल को यदि और अच्छे से फुल फॉर्म देखें तो डिजिटाइज्ड रिट्राइवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डिस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बात आती है दर्व पोर्टल की, तो इसे हिंदी में, इसी चीज़ का जो हिंदी यदि ट्रांसलेट करें तो आयुष पदार्थों के बहुआयामी मानक के लिए डिजिटलीकृत सूचना संग्रह अनुप्रयोग और आयुष अनुसंधान की डिजिटल सुविधा या पारदर्शिता और डेटा सुरक्षित रखेगा, शिक्षा और नवाचार में मदद करेगा, स्वास्थ्य नीति में योगदान देगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग किया जाएगा। आगे जब बात आती है आयुष मंत्रालय की, तो आयुष मंत्रालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण 5 प्रमुख घटनाएं देख लें। तो आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है भ्रामक विज्ञापन और दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी के लिए। आयुष निवेश के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, निवेशकों को नीति ढांचा प्रोत्साहन योजना और निवेश परियोजना प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 किस थीम के साथ, पीपल एंड प्लानेट थीम के साथ ये मनाया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अर्थात IIAA की स्थापना जो है वाराणसी में होगा। एम्स मॉडल अनुसंधान शिक्षा के लिए किया जाएगा। और आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट OPD जो है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुलभ बनाने हेतु दिल्ली में योजना है इसकी। तो ये सभी आयुष मंत्रालय से संबंधित 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव जितने भी तटीय राज्य है, टोटल 9 तटीय राज्य, इन 9 तटीय राज्यों में मैंग्रोव फैला हुआ। मैंग्रोव होता क्या है, तो समुद्री खारे पानी में उगने वाले जो भी वृक्ष है, ट्रीज है, इन्हें मैंग्रोव कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, इसे मैंग्रोव कहा जाता है, नमकीन और खारे पानी में उगने वाले ट्री को। तो सबसे बड़ा किस में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है। ये देखिए इंडिया का मैप, ये है तटीय राज्य। तटीय राज्य को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से तटीय राज्य शुरू होता है, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरला के आगे फिर आगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सभी 9 राज्य है, तटीय राज्य है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव जो है, ये कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। इसे ध्यान रखेंगे। बात आती है पश्चिम बंगाल मैंग्रोव की, तो पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव को क्या बोला जाता है, सुंदरवन मैंग्रोव बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सुंदरवन मैंग्रोव, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के जो ट्री है, सुंदरी नाम के ट्री वृक्ष जो है ये ज़्यादा है, इसीलिए से सुंदरवन मैंग्रोव बोलते हैं। यह जो मैंग्रोव है ये जैव विविधता का केंद्र होता है, बाढ़ और तूफान से रक्षा करता। बहुत सारा वृक्ष है, यदि बहुत तेज हवा चलती तो उन्हें रोक लेता है। मछली और अन्य समुद्री जीवों का यह आवास है और पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में योगदान देता है। बात आती है मैंग्रोव की, तो देख ले कि पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे मैंग्रोव पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव अभी हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में है पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे कहाँ है, सेकंड पोजीशन तो गुजरात में है। और थर्ड भी याद रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये मैंग्रोव एरिया है 2119 वर्ग किलोमीटर, 1164 वर्ग किलोमीटर और 608 वर्ग किलोमीटर, इसे ध्यान रखेंगे। ये जो रिपोर्ट आया था फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो 2025 में प्रकाशित हुआ है, 2000 है तो 23 का रिपोर्ट लेकिन प्रकाशित हुआ 2025 में, इसी के अनुसार ये सभी डेटा और रैंकिंग है। इसके हिसाब से सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि कहाँ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ है, लगभग 13 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पे वृद्धि वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है, 12.39 स्क्वायर किलोमीटर है। और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है, ये 2.54 वर्ग किलोमीटर है। देखते हैं अगला प्रश्न है
भारत का पहला व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म किस संस्था और कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर है DRDO टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, ये सही आंसर है। तो देखिए कहाँ कैसा होता है व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म, ये है व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म, इसी को बोलते हैं व्हील्ड आर्म। तो ये भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, किन दो संस्था के द्वारा? तो DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम। देखते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम जो है इसे लॉन्च किया है, भारत का पहला स्वदेशी व्हील्ड प्लेटफॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। सेना की आधुनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा यह, और हल्का और तेज गति वाला यह प्लेटफॉर्म है, व्हील्ड प्लेटफॉर्म है, और विभिन्न युद्ध परिस्थितियों में ये उपयोगी होगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को यह बढ़ावा देगा। और हाल ही में भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित जो रक्षा उपकरण है उसको देख लें। तो पहला जो रक्षा उपकरण है रुद्रास्त्र, ये क्या है? VTOL है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये सीधे ऊपर उठ जाएगा, अर्थात जो प्लेन 45 डिग्री पे उड़ता है, ये 45 डिग्री पे ना उड़ करके सीधे ऊपर जाएगा और सीधे नीचे आएगा। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं VTOL, अर्थात UAV अनमेंड एरियल व्हीकल, जिसमें आदमी नहीं होगा, अनमेंड होगा। इसी का नाम है रुद्रास्त्र। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षाओं के लिए। अगला है तेजस MK1 जो है मार्क लड़ाकू विमान, बड़ा ऑर्डर मंजूर कर लिया गया है। ये भी भारत का रक्षा प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अग्नि प्राइम जो अग्नि प्राइम रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है, इसे परीक्षण किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रॉयर ऑन व्हील विकसित किया गया है ATAGS के द्वारा, एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम आधारित हॉविट्जर ट्रक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रति मिनट 6 राउंड क्षमता वाला यह हॉविट्जर है, आर्टिलरी गन सिस्टम है, इसे याद रखेंगे। लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर भारत में एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाया है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिला। आप 71st BPSC के प्रश्न को यदि देखेंगे तो पाएंगे कि जो स्वदेशी रूप से विकसित दो उपकरण है, जो स्वदेशी रूप से विकसित है और रक्षा उपकरण है, इन्हें पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था BPSC एग्जाम के लिए, चाहे वो BPSC, ध्यान रखेंगे BPSC AEDO, अभी हाल फिलहाल का जो भी वैकेंसी है सामने, BPSC AEDO, आगे है SSC ASO, इसके अलावा बिहार SI का भी वैकेंसी आ गया है। इन सभी को टारगेट करके ये करंट अफेयर्स बनाया जा रहा है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही दोस्तों प्रतिदिन 2 और सब्जेक्ट लेकर के चला जा रहा है। पहला हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आपको रिलेटेड जो थ्योरी है उससे रिलेटेड MCQ है, NCERT बेस्ड जो MCQ मिलेगा ये मिलेगा। साथ साथ आज से आपको साइंस का एक थ्योरी प्लस एक ही वीडियो में थ्योरी प्लस MCQ मिल जाएगा। तो देखना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।